हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन के, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हो तो आपको लिंक में मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे। फर्स्ट चैप्टर का लिंक आप जाके देख सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, व्हाट इज फिजिक्स का वो चैप्टर, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ उसमें भी सीखने को मिलेगा। तो आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके ब्यूटीफुल से चैनल पुरानी ज्ञान पे। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के प्यारे से लेक्चर को, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले यूनिट्स की बातें करेंगे हम लोग इसमें। उसके पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूं कि हम लोग को पता है, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में सुन चुके हैं कि फिजिक्स क्या था। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन, प्राकृतिक और प्राकृतिक में होने वाली सारी घटनाओं को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो ये जो फिजिक्स है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटली नेचर पे डिपेंड कर रहा है। फिजिक्स में मैंने बताया था कि बहुत सारे लॉ दिए गए हैं जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, यूनिवर्स को चलाते हैं। तो ये लॉ कहाँ से आए हैं? ये लॉ फिजिक्स कहाँ से लाया है? यह लॉ साइंटिस्ट कहाँ से ला रहे हैं? यह लॉ कैसे हमको मिल रहा है? ये सारे लॉज हम लोग को मिल रहे हैं कहाँ से? इस नेचर से। नेचर में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, उन्हीं सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट नए नए लॉ हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। और बार बार जैसे जैसे देखते हो ना कि शुरुआत में आपको पता है, अगर आप लोग सब क्लास 9th में केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में पढ़ोगे कि जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, बाद में फिर उसको इम्प्रूव किया गया। तो ऐसे बहुत सारे लॉ होते हैं जो हम लोग को मिलते हैं, फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो वो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों? क्योंकि जब देखा जाता है कि हमारे लॉ में, हमारे नेचर में किसी सर्कमस्टांस के कारण से, कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण से अगर बदलावें होती हैं, तो उस बदलाव के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट नए नए लॉ में इंप्रूवमेंट करते हैं या फिर नया लॉ लेके आते हैं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि परफेक्ट लॉ हम लोग को मिलेगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। क्योंकि ना नेचर खत्म होने वाला है, ना उसके लॉ खत्म होने वाले हैं। इस प्राकृतिक दुनिया में, इस रहस्यमयी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉज हैं अभी भी, जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, जो धीरे धीरे डिस्कवर होंगे, लेकिन कभी भी पूरा दिखने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ लॉ, बहुत सारी राज, कह सकते हो कि ये नेचर बहुत सारी राजों को अपने आप में समेटी हुई है, जो धीरे धीरे साइंटिस्ट खोजते हैं और हम लोगों को बताते हैं। तो साइंटिस्ट वह ऑब्जर्वर हो गया जो नेचर को देख के, उसके फिनोमेनन को रीड करके, उसमें होने वाले चेंजेस को रीड करके हम लोग को नए नए लॉ लाके देते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो साइंटिस्ट ने जितने भी लॉ हुए, जितने भी लॉ उन्होंने हम लोगों को दिए, उन सारे लॉज को हम लोग जो डिस्कस करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उन सबको एक टर्म के ऊपर जो बेसिक चाहिए लिखने के लिए, वो सबसे पहले क्या चाहिए हम लोगों को? कौन सी टॉपिक से? फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी लॉ साइंटिस्ट ने हम लोगों को दिए हैं, नेचर को रीड करके, उसके चेंजेस को इंप्रूव करके हम लोगों को जितने भी लॉस बताए हैं, उनके इक्वेशन बताए हैं, वो सब का अस्तित्व कहाँ से है? फिजिकल क्वांटिटी पे। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, पहले वो देखते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वह क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। भौतिक राशि, जिसको भी नाप सकते हो। आप पानी नाप सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। आप दूरी नाप सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। आप लंबाई नाप सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। आप वजन नाप सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी। आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, फोर्स, आप जो भी नाप ले भाई, जो भी नाप ले, जो भी आप नाप सकते हो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 मीटर लेंथ को, एरिया को 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वॉल्यूम को 2 मीटर क्यूब, और कुछ भी, डेंसिटी को 2 kg पर मीटर क्यूब, स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सब में देख रहे हो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा क्या है? यूनिट। दूसरा क्या है बच्चों? यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है
यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट थे, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? दो पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला कौन होता है बच्चों? आपको पता ही है, स्केलर, बिल्कुल, और दूसरा वेक्टर। पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। स्केलर किसको कहते हैं? ऑफ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वहीं वेक्टर आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 9th में कि अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ये 9th में पढ़े थे हम लोग। एक छोटा सा करेक्शन कर रहा हूं। छोटा सा करेक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग कि स्केलर के पास तो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। उसके साथ साथ इट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर। इट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर। बिल्कुल, वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसके साथ साथ ये लॉ ऑफ वेक्टर को भी ओबे करेगा। लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे हम लोग वेक्टर का। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर को भी ये ओबे करता है। वेक्टर में लॉ है, एडिशन ऑफ के लॉ हैं, सब्ट्रैक्शन के लॉ हैं, मल्टीप्लिकेशन के हैं, रिजोल्यूशन के हैं। तो उन सारे लॉ को जो पालन करेगा वो भी वेक्टर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर। एक यहां से क्वेश्चन आता है, एक दिख रहा है हमको क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसके बावजूद ये स्केलर है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने बताया है कि वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन मेरे भाई। पहला कंडीशन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और तीसरा है लॉ ऑफ वेक्टर। सर आपने 2 तो बोल दिया कि मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये किसको ओबे करना चाहिए? लॉ ऑफ वेक्टर को भी, जो इलेक्ट्रिक करंट नहीं करता है। लॉ ऑफ वेक्टर को पालन इलेक्ट्रिक करंट नहीं करता है, इसलिए यह किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारे स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? स्केलर क्वांटिटी क्यों कहलाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बाकी आपका डिस्टेंस, लेंथ, मास, टाइम सब स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब क्या है? वेक्टर है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? समझ में आ गई बात है? तो यहां तक देखिए हम लोग की कैसे फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के आधार पे। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करेंगे दोबारा डिपेंडेंसी के आधार पे। फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंसी के आधार पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया मेरे भाई। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। कौन कौन सा वो 2 पार्ट है बच्चों? पहला पार्ट है हमारा कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा कौन सा है? डिराइव्ड क्वांटिटी। बिल्कुल, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी दोनों देखते हैं क्या होता है। किसके आधार पे बात करें हम लोग? डिपेंडेंसी के आधार पे। कौन किस पे निर्भर करता है? इस बात पे डिपेंड किस पे कौन करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी, a type of physical quantity which does not depend upon any other quantity for its complete definition, जो अपनी परिभाषा के लिए किसी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अपने, ये आत्मनिर्भर है। मोदी सरकार का आत्मनिर्भर। ठीक है, तो मोदी सरकार की जो आत्मनिर्भर वाली बात है ना, वो फंडामेंटल क्वांटिटी से शुरुआत हुई है दोस्तों। फंडामेंटल क्वांटिटी बिल्कुल आत्मनिर्भर है, किसी से कोई लेना देना इसको नहीं है। अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, ये अपने परिभाषा के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वहीं बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी की, तो अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच टोटली डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। यह अपनी परिभाषा के लिए टोटली किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? फंडामेंटल अपने आप पे और डेराइव्ड फंडामेंटल पे, अपने कंप्लीट डेफिनेशन के लिए। फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं बच्चों? 7, ओनली 7 इन नंबर। कौन कौन सा है जी? फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं। कौन कौन सा? पहला मास, दूसरा लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, इन सबका
सिंबल और यूनिट देख लेते हैं। इधर मैं ऐसा यूनिट लिख दूँ एक का, चलो इधर मैं ऐसा यूनिट लिख देता हूँ, फिर देखेंगे यूनिट में। मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, ये नया था इसलिए लिख दिया मैंने कैंडेला, बाकी सबका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो अपनी परिभाषा के लिए किसी और क्वांटिटी पे कोई मतलब नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का ये परिभाषा है भाई। समझ में आ गई बात? क्या सर आत्मनिर्भर, आप भी मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी आर टोटली डिपेंड अपॉन इटसेल्फ फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब बात करते हैं बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी की। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने बता चुका है आपको कि टोटली डिपेंड करे किस पे? फंडामेंटल पे। जैसे एग्जांपल देखो, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या पढ़े बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ, और टाइम भी क्या हो गया? टी। तो लेंथ और टाइम दोनों कैसे क्वांटिटी है? फंडामेंटल। फंडामेंटल। तो स्पीड किस पे डिपेंड किया? फंडामेंटल पे किया सर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ और टाइम तो टी, ये दोनों भी क्या है? फंडामेंटल ही है। तो वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड किया? फंडामेंटल पे किया। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर चुका है? फंडामेंटल पे कर चुका है। और टाइम भी फंडामेंटल होता है, तो वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड किया? फंडामेंटल पे किया। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? फंडामेंटल होता है। एक्सेलरेशन फंडामेंटल पे डिपेंड कर चुका था, मतलब फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पे। इसी तरह आप फंडामेंटल को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटी उठाओगे वो सब डिराइव्ड होंगी, और वो सब किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पे ही डिपेंड करेगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के बाकी सारे के सारे निकम्मा कहां से? निकम्मा कहां से आ गया आपका? निकम्मा नहीं बच्चों, सारे के सारे जो क्वांटिटी बचे हुए हैं वो सारे क्या होंगे? डिराइव्ड होंगे। और वो किस पे डिपेंड करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? समझ में आ गई बातें? अब हमने बताया था आपको कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट का मतलब क्या समझते हो? कंपैरिजन करना, बिल्कुल, तुलना करना। तुलना कर दिया आपके पापा ने, शर्मा जी का लड़का को देखो आईएएस बन गया, तू क्या कर रहा है रे नालायक? अरे वो भी कंपैरिजन है, बट वहाँ मेजरमेंट कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ नॉलेज मान सकते हैं मेजर हो रहा है, बट उस पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम करते रहो। ठीक है, शर्मा जी का लड़का जो कर रहा है करने दो, हमको क्या। यहां बात करेंगे हम लोग क्या कि मेजरमेंट मींस होता क्या है? कंपैरिजन। हम लोग किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट किस बुनियाद पे हो रही है? वह मेजरमेंट कंपैरिजन के बुनियाद पे हो रही है। तो कंपेयर हम लोग किससे करते हैं? जो स्टेबल होता है। शर्मा जी का लड़का स्टेबल नहीं है भाई, ठीक है। स्टेबल कौन होता है? जिसका क्वांटिटी किसी भी, जिसका वैल्यू किसी भी कीमत पे किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उसका। उस चीज से दुनिया के हर एक चीज को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ऑलवेज वी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब पापा को बोलना कि पापा शर्मा जी का लड़का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है क्या, तभी कंपेयर कीजिएगा, मेरा नहीं है तो नहीं करना है कंपैरिजन। ओके, तो हम लोग हमेशा कंपैरिजन किससे करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट होती है, और मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी का उपयोग करते हैं। उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स। यूनिट किसको बोलते हैं? जिसका उपयोग करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग यूनिट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यूनिट को भी क्लासिफाई किया गया है बच्चों कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव्ड यूनिट। जो अपने डेफिनेशन के लिए खुद पे डिपेंड करेगा फंडामेंटल, और जो दूसरों पे डिपेंड करेगा वो डिराइव्ड। कोई दिक्कत नहीं। तो फंडामेंटल यूनिट का एग्जांपल वही 7 होंगे जिनका यूनिट मैंने लिखवा चुका हूं आपको। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी का कैंडेला, सब्सटेंस का मोल, टेम्परेचर का केल्विन। तो वही 7 यूनिट क्या कहलाएंगे? आपके फंडामेंटल यूनिट। और बाकी जो क्वांटिटी बचे, जैसे स्पीड का,
मीटर पर सेकेंड, तो मीटर भी फंडामेंटल है, सेकेंड भी फंडामेंटल है, तो ये डिराइव्ड हो गया एक्सेलरेशन का। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर भी फंडामेंटल है और सेकेंड भी फंडामेंटल है, तो ये डिराइव्ड यूनिट हो गया। फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी भी मास का था, मीटर लेंथ का था और सेकेंड टाइम का था, तीनों फंडामेंटल यूनिट है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, डिराइव्ड हो जाएगा। तो इसी तरह जितना भी यूनिट आप निकालिएगा जिसका फंडामेंटल पे टोटली डिपेंडेंसी है वह डिराइव्ड यूनिट कहलाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं करता है, डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल पे डिपेंड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यूनिट्स मेजरमेंट में, तो हमने कुछ सिंबल भी आपको बता देना है कि वो सिंबल्स आप लोग नहीं देखे होंगे 10 तक, जिसको मैं बस लिख देता हूँ, नाम बता दूंगा, याद रखिएगा। आप लोग को अगर आता है तो बोलते चलना कि वो सिंबल क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। तो मैंने बहुत सारे सिंबल यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो यूजेस आते जाएंगे तो मैं वहाँ भी बताते जाऊँगा। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, रो, डेल्टा, सिग्मा, पाई, ईटा, न्यू, म्यू, ओमेगा, टॉ, एंगस्ट्रॉम, एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ सिंबल मैंने लिख दिया है जो कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे फिजिक्स में हम लोग। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ये तो कॉमन है आपके लिए, रो, डेल्टा, सिग्मा, पाई भी कॉमन है, ईटा, न्यू, म्यू, ओमेगा, टॉ, एंगस्ट्रॉम, एप्सिलॉन नॉट कुछ कुछ नहीं सुने होंगे, कुछ कुछ सुने होंगे, तो जो नहीं सुने वो अच्छी बात है, जो सुन लिए वो भी अच्छी बात है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये कुछ सिंबल थे हमारी। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। हमारे पास मेनली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हो। CGS, MKS, FPS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। एक और होता है हमारे पास SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो बहुत कोहेरेंट और मैट्रिक्स होता है, ये सबको जोड़ने का काम करता है सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। ठीक है, तो ये बात थी हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अब हम लोग देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, काफी इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट बच्चों हमारे पास 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2। पहला होता है प्लेन एंगल, या फिर उसे हम लोग एंगल भी कहते हैं, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, समझते हैं बात को। नाम से पता चल रहा है कि पहला वाला जो कंडीशन है ये कब एप्लीकेबल होगा, जब प्लेन फिगर की बात हो रही होगी, और दूसरा सॉलिड है तो भाई सॉलिड 3D में आता है, तो 3D फिगर में सॉलिड एंगल की बात होगी। तो ये 2 यूनिट है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ कुछ बातें ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट, यही 3 चीजें इसका बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लेन एंगल के बारे में। ये हम लोग एक सर्कल से अराइज किए हैं। किससे अराइज किए हैं, सर्कल से, प्लेन फिगर से। ऐसा कोई सर्कल होगा, उसमें से अगर इसको ऐसे काटेंगे तो ऐसा पार्ट हमको मिलेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। आर्क लेंथ किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और रेडियस ये हो गया। आर्क लेंथ से रेडियस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो दिख रहा है कि इसके पास कोई भी यूनिट मौजूद नहीं होगा, क्योंकि दोनों लेंथ और लेंथ का ही रेशियो है, तो कोई यूनिट मौजूद नहीं होगा। लेकिन इसको हम लोग एज ए यूनिट दिए हैं, क्या, एज ए यूनिट हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन से। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। शॉर्ट में आप RAD लिख सकते हैं। रेडियन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपसे 1 रेडियन का डेफिनेशन पूछे कि क्या होता है 1 रेडियन, तो आप क्या बताइएगा, अगर आर्क लेंथ यूनिट हो और रेडियस ऑफ द कितना हो, यूनिट हो, तब हमारा जो प्लेन एंगल का वैल्यू होगा वो थीटा भी क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, तो यह प्लेन एंगल प्लेन फिगर पे एप्लीकेबल है। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं आर्क लेंथ टू द रेडियस। इसका फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन भी होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। ओके, और इसका यूनिट भी क्या होगा, रेडियन होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी था ये। एक चीज और होता है हमारे पास कि 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई रेडियन कहते हैं। 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई रेडियन कहते हैं।
180 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे, यहां से पाई कहेंगे, ओके। और 90 को क्या कहेंगे, पाई बाई 2 कहेंगे। ये मैथ्स में एप्लीकेबल होगा आपका। 180 को पाई रेडियन कहते हैं, 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मैथ्स के फॉर्मूले में आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे ये, कि 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन, 180 को पाई रेडियन, 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन कहते हैं हम लोग। सॉलिड एंगल किसे कहेंगे जी, सॉलिड एंगल सॉलिड फिगर के लिए एप्लीकेबल होगा। सॉलिड फिगर जैसे सपोज करो क्या होता है भाई, सॉलिड फिगर मान लो कि हम एक 3D फिगर ले लिए, यहाँ पे 3D फिगर यहाँ पे ले लिए, कोई स्फीयर ले लिए। अगर इसका पार्ट कट करके निकालेंगे हम, ऐसा इसका पार्ट अगर ऐसा कट करके निकालेंगे तो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, कुछ कोन टाइप का मिलेगा, ठीक है। और एक एंगल बनेगा यहाँ पे चारों साइड से, जब देखा जाए तो एक एंगल बीच में बनेगा ना ऐसा करके ऊपर से, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ओमेगा बोलने वाले हैं। मतलब क्या हुआ कि सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये रेशियो होता है बेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ स्लैंट हाइट का, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका बेस हो गया, तो इसका एरिया, और ये हो गया स्लैंट हाइट, इसका स्क्वायर। बेस एरिया बाय स्लैंट हाइट के स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। ओमेगा इक्वल टू बेस एरिया बाय स्लैंट हाइट का स्क्वायर। अगर हम लोग स्लैंट हाइट को r मान लेते हैं, रेडियस तो r होगा ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू बेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, तो 4 पाई आएगा, ओके। सॉलिड एंगल का जिस तरह ये भी पता है आपको कि कांस्टेंट बच रहा है, तो कोई यूनिट इसका भी नहीं होगा, तो कोई यूनिट इसका भी नहीं होगा, बट एज अ यूनिट इसको दिया गया है क्या, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसको, स्टेरेडियन एज अ यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हम लोग सॉलिड एंगल को, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को हम लोग 4 पाई स्टेरेडियन एसटीडी कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो ये सॉलिड एंगल था बेस एरिया बाय स्लैंट हाइट का स्क्वायर, प्लेन एंगल था आर्क लेंथ टू द रेडियस का रेशियो, और ये बेस एरिया बाय स्लैंट हाइट के स्क्वायर का रेशियो सॉलिड एंगल कहलाता है। सॉलिड फिगर के लिए ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरेडियन इसका यूनिट होगा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन होगा प्लेन एंगल का यूनिट। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात खत्म होने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट के। हम लोग 3 प्रैक्टिकल यूनिट देखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पैरालक्स सेकंड, जिसको पारासेक कहते हैं हम लोग। तो इन तीनों प्रैक्टिकल यूनिट को देखते हैं कि ये लाइट ईयर किसे कहते हैं, लाइट ईयर किसका यूनिट है। ये क्वेश्चन पूछता है 12th में, बिहार बोर्ड में आता है मेनली ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उनके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, किसका मेजर, किसका एक फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करता है, ये क्या मेजर करता है लाइट ईयर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना मीटर होता है, कितना पैरासेक होता है, कितना लाइट ईयर होता है, वो सब भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पैरालक्स सेकंड, ये तीनों जो यूनिट है वो डिस्टेंस का है। किसका है, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का है मतलब इन तीनों में हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं किसके लिए, इसका उपयोग करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ से लेकर सन तक के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एवरेज देखा गया है तो 150 मिलियन किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से निकाला गया है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का उपयोग, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ से सन तक की दूरी को नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है कि लाइट के पार्टिकल वैक्यूम में 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट पार्टिकल इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना डिस्टेंस लाइट के पार्टिकल ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, लाइट ईयर से। ये कंफ्यूजिंग है, ईयर आता है तो सब सोचता है कि समय का ही है, ये टाइम का यूनिट है, लेकिन इसमें भी हम लोग डिस्टेंस का ही मेजरमेंट करते हैं कि लाइट का पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 साल में वैक्यूम में। और पैरालक्स सेकंड का भी उपयोग किया जाता है, हेवनली बॉडी जितने भी होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पैरालक्स सेकंड का उपयोग, पारासेक का उपयोग करते हैं। तो इन तीनों को मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब रिलेशन देख लेते हैं कि 1 AU इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना मीटर होता है, वो सब देख लेते हैं। तो बच्चों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.49 10 to the power 11 मीटर, लाइट ईयर इक्वल टू 10 to the power 15 मीटर। 1 पैरासेक का भी है, पैरासेक लाइट ईयर में, पैरासेक मीटर में। तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स था जो एक दूसरे पे रिलेट करता है कितना एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल टू होता है। बस मीटर वाला याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है
कि 1 AU इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना मीटर होता है, ओके, और 1 पारासेक इक्वल टू कितना मीटर होता है। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट थे। इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीटली समाप्त। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जबरदस्त की बात करनी है अगले लेक्चर में। तो ये लेक्चर बेसिक था, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रेडियन, स्टेरेडियन, प्रैक्टिकल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, बहुत कुछ देखे, फंडामेंटल, डेराइव्ड, ओके। तो उसी के साथ आज के लेक्चर को करते समाप्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहला वीडियो मिस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस, जो काफी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त चैप्टर होने वाला है। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे पर्सनल ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।